यह कहानी दो ऐसे घरानों की है जिनमें बहुत दुश्मनी थी। एक घराने की राजकुमारी और दूसरे घराने का राजकुमार एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे, परंतु अपने दोनों घरानों की दुश्मनी के कारण दोनों का प्रेम कहानी एक दर्दनाक अंत लेकर आई। आइए इस कहानी को सुनते हैं। वरोना नामक एक नगर था जो कि इटली देश में स्थित था। वहाँ दो बड़े धनी घराने थे। एक का नाम कापुलेट था और दूसरे घराने का नाम मोटिंग था। इन दोनों घरानों में बहुत समय से दुश्मनी चली आ रही थी और ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि उन घरानों के मनुष्य आपस में दुश्मनी रखते थे, बल्कि उनके दूर के संबंधी और उनके नौकर भी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। शायद ही कोई ऐसा दिन होता था जब किसी गली या बाजार में कॉपुलेट और मोटिंग के नौकरों तथा संबंधियों के बीच में झगड़ा ना होता हो। कभी कभी तो ये झगड़े इतने बढ़ जाते थे कि दोनों ओर से तलवारें खींच जाती थी और बहुत से लोग मारे जाते थे। एक बार कापुलेट वंश के बूढ़े सरदार ने रात के समय अपने यहाँ एक प्रीतिभोज के लिए मित्रों को आमंत्रित किया। इन सभी मेहमानों में एक रूपवती सुंदरी भी थी जिसका नाम रोजालिन था। इस स्त्री पर मोटिंग वंश का एक कुमार रोमियो मोहित था और उससे विवाह करना चाहता था, परंतु वह रोमियो को देखना भी नहीं चाहती थी। रोजालिन को नफरत करने पर भी उसकी मनमोहक छवि रोमियो के दिल में हमेशा उपस्थित रहती थी और रोजालिन का चित्र रोमियो की आंखों के सामने हमेशा चलता रहता था। रोमियो का एक परम मित्र बेनवोलियो था। उसने रोमियो को बहुत समझाया। उसको रोमियो की हालत पर बहुत तरस आता था। उसने कहा कि जो स्त्री तुमको स्वीकार नहीं करती तुम उससे प्रेम क्यों करते हो। ये प्रेम मानो बंजर जमीन पर बीज बोना है। परंतु रोमियो की समझ में एक भी बात नहीं आई। अंत में बेनवोलियो ने रोमियो से कहा, आज कापुलेट के घर में वरोना नगर की प्राय सभी सुंदर स्त्रियां शामिल होंगी। उचित है कि हम लोग वहां चले और तुम्हें पता चल जाएगा कि जिस रोजालिन के रूप पर तुम मोहित हो रहे हो वह कैसी है। रोमियो को अपनी मित्र की इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, परंतु यह सोचकर कि उत्सव में जाने से वह अपनी प्रिया रोजालिन को एक बार देख सकेगा, वेश बदलकर वहां जाने के लिए तैयार हो गया। बूढ़े कॉपुलेट ने आमंत्रित लोगों को बहुत आदर सत्कार से बैठाया और सम्मान दिया। यहाँ तक कि रोमियो और उसके मित्रों का भी अन्य भद्र पुरुषों की तरह आदर किया और कोई भी उनको पहचान नहीं पाया कि वे उनके शत्रु हैं। इस हंसी खुशी में नृत्य शुरू हो गया और अनेक स्त्री पुरुष नाचने लगे। जिस समय नृत्य हो रहा था रोमियो ने एक बहुत सुंदर युवती को देखा। वह ऐसी सुंदर थी कि उसको देखते ही रोमियो का मन विचलित हो गया और कहने लगा, यह तो बहुत सुंदर है और यह दीपक की लौ से भी अधिक चमकीली है। जिस समय रोमियो इस प्रकार उसकी प्रशंसा कर रहा था तभी बूढ़े कॉपुलेट के भतीजे टाइबल्ट ने रोमियो की आवाज़ से उसको पहचान लिया और यह देखकर कि उनका दुश्मन सभा में बिना आज्ञा के चला आया है आग बबूला हो गया। टाइबल्ट ने बेचारे रोमियो को तलवार से मार डाला होता अगर उसके चाचा ने, जो एक शांत दिल और धैर्यवान पुरुष थे, बीच बचाव न किया होता, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मेहमानों के सामने झगड़ा होने से उत्सव में बाधा पड़े। जब नृत्य खत्म हो गया तब रोमियो धीरे से उस स्थान पर पहुंचा जहां वह सुंदर लड़की खड़ी हुई थी और चुपके से उसके हाथ को छू कर बोला कि मुझे आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे हाथों का चुंबन कर लूं। उसका नाम पूछने पर रोमियो को मालूम हुआ कि यह कापुलेट कुमारी जूलियट है। रोमियो को यह सुनकर बहुत कष्ट हुआ कि जिस स्त्री पर वह मोहित हो चुका था वह उसके शत्रु की लड़की है, परंतु इतनी देर में रोमियो के दिल में इतना प्रेम उत्पन्न हो चुका था कि केवल वंश शत्रुता के कारण वह उससे अपना मन नहीं हटा सकता था। इस प्रकार जूलियट को भी रोमियो का नाम जानकर बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि रोमियो की तरह जूलियट भी प्रेमातुर हो गई थी और जहां उन दोनों के अन्य संबंधियों एक दूसरे से दुश्मनी थी वहां वे एक दूसरे पर आसक्त हो गए थे। थोड़ी ही देर में बेनवोलियो और साथियों ने देखा कि रोमियो उनके साथ नहीं था, क्योंकि वह अपना मन जूलियट में लगा चुका था। वह दीवार फांदकर उस बगीचे में जहाँ पहुँचा जहाँ जूलियट का कमरा था। वह थोड़ी देर वहाँ से जूलियट को निहारता रहा। इतने में जूलियट ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो रोमियो को ऐसा लगा जैसे पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो रहा हो।
जूलियट को यह पता नहीं चला कि कोई उसकी बात सुन रहा है, इसलिए उसने कहा, हे रोमियो, तुम कहाँ हो? हे रोमियो, तुम मेरे लिए अपना नाम और अपने पिता का नाम बदल दो। हे रोमियो, मेरे भलाई के लिए अपने वंश को छोड़ दो, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपना वंश छोड़ दूंगी। जूलियट प्रेम भरे शब्दों में कहती रही कि रोमियो, तुम मॉर्टिन नाम को छोड़ दो और मुझे स्वीकार कर लो, क्योंकि मॉर्टिन और कापुलेट वंशों में दुश्मनी होने के कारण जब तक रोमियो मॉर्टिन था या जूलियट कापुलेट थी, उन दोनों का विवाह होना असंभव था। अचानक रोमियो बोल उठा, यदि तुमको रोमियो नाम अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। आधी रात के समय कुमारी जूलियट अचानक सुनसान बगीचे में मनुष्य की आवाज़ सुनकर डर गई। जूलियट ने कहा, देखो, रात के समय दीवार फांद कर तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है। यदि कापुलेट वंश का कोई मनुष्य तुम्हें यहाँ देख लेगा तो तुम्हें जान से मार देगा। जूलियट ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें किसने रास्ता बताया? रोमियो ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे रास्ता बताने वाला मेरा प्रेम था, उसी ने मुझे रास्ता बताया। उसके बाद उन दोनों प्रेमियों में अनेक प्रकार की प्यार भरी बातें होती रहीं। रोमियो और जूलियट को बातें करते हुए कई घंटे बीत गए। इन आपसी वादों के बाद यह तय हुआ कि दूसरे दिन जूलियट एक दूत को रोमियो के पास भेजेगी और रोमियो इतने समय में विवाह की तैयारी कर लेगा और उसके बाद इन दोनों के जीवन भर के लिए आपसी संबंध हो जाएंगे। ऐसा तय करके वे दोनों दुखी चेहरा लेकर एक दूसरे से अलग हुए। रोमियो को अपनी प्रिया से अलग होकर बिल्कुल भी नींद नहीं आई और वह थोड़ी देर इधर उधर घूमता हुआ एक साधु की कुटी में पहुंचा। साधु का नाम लॉरेंस था। जब उसने रोमियो को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि आज रोमियो रात भर सोया नहीं है। जब रोमियो ने उसे अपने इस नई प्रिया का हाल सुनाया और विवाह करने में साधु की सहायता मांगी तो साधु लॉरेंस ने उत्तर दिया, देखो, युवकों का प्रेम दिल से नहीं होता किंतु आँखों से होता है। यही कारण है कि कल तक तुम रोजालिन पे जान देते थे और आज रात वह प्रेम बर्फ की तरह पिघल गया और तुम जूलियट को चाहने लगे। इस पर रोमियो ने कहा, आपने मुझे कितनी बार समझाया है कि तुम रोजालिन से प्रेम करना छोड़ दो, क्योंकि वह मुझसे प्रेम नहीं करती। यही कारण है कि मैं जूलियट को चाहने लगा हूँ और वह भी मुझे चाहती है। साधु लॉरेंस इस बात को सुनकर उन दोनों का विवाह करने पर राजी हो गए, क्योंकि एक तो उन दोनों के दिल में प्रेम था जैसे कि पति पत्नी में आपस में होना चाहिए, और दूसरा साधु का यह विचार था कि मॉर्टिन और कापुलेट दोनों विरोधी घरानों में यदि विवाह रूपी संबंध हो जाएगा तो वे दोनों घराने आपस की दुश्मनी को ख़त्म करके एक दूसरे के मित्र बन जाएंगे और वरोना नगर की शांति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दूसरे दिन सुबह जूलियट अपने वादे के अनुसार साधु लॉरेंस की कुटी पर आ गई, क्योंकि रोमियो ने दूत के द्वारा उसे यह सब कहला भेजा था। यहाँ साधु लॉरेंस ने उन दोनों का विवाह कर दिया और आशीर्वाद दिया कि परमात्मा दोनों घरानों पर कृपा करें और इनकी आपस की दुश्मनी को मिटा दें। विवाह के बाद वे दोनों अपने अपने घर चले गए और रोमियो ने उस रात को उसी बगीचे में आने का वादा किया जहाँ वह 2 रात पहले दीवार फांदकर जूलियट को देखने गया था। जिस दिन सुबह इन दोनों का विवाह हुआ था उस दिन दोपहर के समय रोमियो, बेनवोलियो और उसका मित्र मर्क्यूशियो बाजार में टहल रहे थे कि इतने में जूलियट का चचेरा भाई टाइबल्ट कई कापुलेट वंशी नौकरों के साथ वहां आ पहुंचा। टाइबल्ट बहुत लड़ाका और झगड़ालू था। उसने मर्क्यूशियो से कहा कि तुम दुष्ट रोमियो के साथ रहकर क्यों दुष्ट बन रहे हो। मर्क्यूशियो भी स्वभाव का कुछ तेज था, इसलिए वह भी टाइबल्ट को कठोर शब्द कहने लगा। टाइबल्ट ने रोमियो को भी अपशब्द करने शुरू कर दिए, क्योंकि उसे मॉर्टिन लोगों से नफरत थी। मर्क्यूशियो और टाइबल्ट का झगड़ा इतना बढ़ गया कि मर्क्यूशियो घायल होकर मर गया। रोमियो वास्तव में एक वीर पुरुष था। उसने अपने मित्र के मरने पर उसे रहा नहीं गया और अंत में टाइबल्ट भी रोमियो के हाथ से मारा गया। इस झगड़े की खबर सारे नगर में फैल गई और बहुत से पुरुष उस स्थान पर जमा हो गए जहाँ टाइबल्ट और मर्क्यूशियो की लाशें पड़ी हुई थीं। वरोना का ड्यूक भी वहां आ पहुंचा। इतने में बूढ़ा मॉर्टिन और बूढ़ा कापुलेट भी उसी स्थान पर अपनी पत्नियों सहित आ गए और दोनों और गुस्से की आग जलने लगी। कापुलेट की पत्नी टाइबल्ट के मारे जाने पर इतना गुस्सा हुई कि उसने ड्यूक से
रोमियो को मृत्युदंड दिए जाने का आग्रह किया। उसे मालूम नहीं था कि रोमियो उसकी पुत्री जूलियट का पति है। दूसरी ओर मार्टिन की पत्नी अपने पुत्र की जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी कि टाइबल्ट तो खुद ही मर्क्यूशो को मारने का अपराधी था, इसलिए रोमियो को दंड नहीं देना चाहिए। परंतु ड्यूक ने इन स्त्रियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और रोमियो को वरोना नगर से निकल जाने की आज्ञा दे दी। जूलियट के दिल में रोमियो के देश निकाले से बहुत ज़्यादा चोट लगी, क्योंकि उसके विवाह को अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि वह हमेशा के लिए अपने प्रिय पति से अलग होने जा रही थी। देश निकाले की आज्ञा पाकर वह साधु लॉरेंस की कुटी पे गया और उसने अपना सारा समाचार सुनाया। देश निकाले का दंड उसे मृत्यु दंड से भी अधिक लग रहा था, क्योंकि उसके लिए उसकी जूलियट से अलग होना मौत के समान था। साधु लॉरेंस ने उसे समझाया, तुमने टाइबल्ट को तो मार ही डाला है, अब खुद को मारकर जूलियट के जीवन को भी समाप्त नहीं करो, क्योंकि उसका जीवन तुम्हारे जीवन के ही भरोसे है। साधु लॉरेंस ने उसे सलाह दी कि आज रात को चुपचाप अपनी प्रिया से विदा ले आओ और थोड़े ही दिनों तक मैचुआ नगर में जाकर रहो। मौका मिलने पर मैं तुम्हारे विवाह की बात सबको बता दूंगा और संभव है कि इस खबर को सुनकर कैपुलेट और मॉर्टिन आपस में संधि कर लें और ड्यूक तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दें। तुम खुशी खुशी वापस लौट जाओ। रोमियो की समझ में यह बात आ गई और वह रात को अपनी प्रिया से मिलने चल दिया। रोमियो उसी बगीचे में होकर जहाँ वह पहले गया था जूलियट के कमरे में पहुँचा। रात बहुत सुख से बीती, परंतु सुबह जब अलग होने का समय आया तो दोनों बहुत दुखी हुए। रोमियो ने ठंडी सांस भरी और खुश होकर बोला, मैं मैचुआ जा रहा हूँ, किंतु मेरी जान यहीं पर ही है। राजा की आज्ञा थी कि यदि सवेरे रोमियो वरोना नगर में पाया जाएगा तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। वह फिर उठा और उसने एक बार फिर अपनी प्रिया का मुख चुंबन किया, फिर अपने दिल को कठोर करके रस्सी द्वारा खिड़की से उतरा और वहां से चला गया। जूलियट को विवाह के लायक देखकर उसके पिता बूढ़े कैपुलेट ने वरुणा नगर के रहने वाले रूपवान और सुंदर काउंट पेरिस को अपना दामाद बनाने का इरादा किया। जूलियट ने विवाह रोकने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु पिता से वह असली बात नहीं बता पाई। बताती भी कैसे? मैटिंग वंशियों से तो इतनी दुश्मनी थी कि कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि जूलियट अपने शत्रु को ही अपना पति बना लेगी। बूढ़े कैपुलेट ने जूलियट की एक भी बात नहीं सुनी। गुरुवार के दिन विवाह होना निश्चित हो गया। इस मुसीबत के समय जूलियट को कोई धीरज देने वाला नहीं था। अंत में उसने साधु लॉरेंस के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया, क्योंकि लॉरेंस जूलियट को चाहता था और रोमियो तथा जूलियट दोनों उसी के द्वारा आपस में पत्र व्यवहार किया करते थे। साधु लॉरेंस ने कहा, एक उपाय है, परंतु वह कठिन है और शायद तुमसे ना हो। अपने पिता से कह दो कि तुमको पेरिस से विवाह करना मंजूर है। मैं तुम्हें इस समय शीशी में दवाई दे रहा हूँ। बुधवार की रात को इसे पीकर सो जाना। इसका असर यह होगा कि तुम देखने में मरी हुई लगोगी और 42 घंटे तक तुम्हारा यही हाल रहेगा। जब पेरिस गुरुवार को तुमसे विवाह करने आएगा तब तुमको मरा हुआ समझकर छोड़ जाएगा और लोग तुमको कैपुलेट वंश के शवाले में रख आएंगे। 42 घंटे के पहले मैं वहां जाकर तुमको अपनी कुटी में ले आऊँगा और पत्र भेजकर मैचुआ से रोमियो को बुला लूँगा। वह आकर तुम्हें मैचुआ ले जाएगा। साधु लॉरेंस की बात जूलियट ने मान ली और हंसी खुशी शीशी को लेकर घर चली आई। जूलियट की स्वीकृति को सुनकर बूढ़े कैपुलेट और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए और घर में ढोल नगाड़े बजने लगे। बुधवार की रात आ गई। उसने औषधि को तुरंत पी लिया और पीते ही वह बेहोश हो गई। जब दूसरे दिन सुबह काउंट पेरिस बाजे गाजे के साथ अपनी दुल्हन को लेने के लिए आया तो उसे बहुत भयानक दृश्य दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ सुंदर जूलियट का पता नहीं था। उसके स्थान पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, वह मरी हुई थी। पेरिस दुख के मारे जमीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा और सिर धुनने लगा। जूलियट के माता पिता भी वहाँ दौड़े आए। उनको क्या खबर थी, जिस बेटी का विवाह करना चाहते थे वह कमरे में मरी हुई थी।
थोड़ी ही देर में सारे घर में सन्नाटा छा गया और नगर में जिसने सुना उसी ने शोक प्रकट किया, क्योंकि विवाह के दिन ही बेटी के मर जाने से अधिक और क्या मुसीबत हो सकती है। चारों ओर हाहाकार होने लगा। जूलियट कॉपुलेट के घर की रोशनी थी। आज उनका वंश निर्जीव हो गया था। आज उनके घर का दीपक बुझ गया था। बाजे गाजे और नाच गाने सब बंद कर दिए गए और उसकी जगह रोने पीटने की आवाज़ आने लगी। वे फूल जिनसे दुल्हन की सेज सजनी थी जूलियट की कब्र पर चढ़ाए जाने लगे। अभी साधु लॉरेंस का भेजा हुआ दूत रोमियो के पास पहुंचा ही नहीं था कि उसने जूलियट के मरने की खबर सुन ली। वरोना के दूत को देखकर उसने सोचा कि जरूर आज कोई शुभ समाचार मिलेगा। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी प्राण प्यारी ने प्राण त्याग दिए तो शोक के मारे घोड़े पर सवार होकर वरोना को चल दिया, क्योंकि उसका इरादा था कि आज अंतिम बार कब्र में अपने प्रिया को देख ले। मैचुआ के एक वैद्य से उसने बहुत सा रुपया लेकर जहर खरीद लिया ताकि प्रिया को देखने के बाद वह उसको खाकर आत्महत्या कर सके। आधी रात के समय वह वरोना नगर में पहुंचा और कापुलेट वंशियों के शवाले में जाकर जूलियट की कब्र खोली। जब वह इस कार्य में लगा हुआ था कि किसी ने दूर से कहा, दुष्ट मैटिंग, तुम क्या अनुचित कर रहे हो कि अपने शत्रु कापुलेट की कब्रों को अपवित्र कर रहे हो। इस आवाज़ को देने वाला काउंट पेरिस था, जो अपनी प्रिया की कब्र पर फूल चढ़ाने आया था, और तुरंत उसको दुष्ट मैटिंग कहकर पकड़ लिया। इस पर रोमियो को बहुत गुस्सा आया और दोनों में लड़ाई होने लगी। रोमियो ने पेरिस को मार डाला और उसे घसीटकर जूलियट की कब्र में डाल दिया। जब जूलियट की कब्र खोली गई, वहाँ उसकी प्राण प्यारी उसी रूप में लेटी हुई थी मानो वह अभी अभी सोई हो। उसकी छवि जैसी की तैसी बनी हुई थी। वह जूलियट के पास गया और उसके मुख का चुंबन करके उसने तुरंत जहर पी लिया। रोमियो का जहर असली था, जिसके पीते ही वह मर गया, परंतु जूलियट का जहर बनावटी था। अब 42 घंटे बीतने वाले थे और जूलियट के जागने का समय भी निकट आ पहुंचा था। साधु लॉरेंस ने सोचा कि अभी रोमियो के पास पत्र नहीं पहुंचा होगा और उसके आने में देर है, तो वह जूलियट अगर शव में जाग गई तो डर जाएगी, इसलिए वह फावड़ा लेकर उसको निकालने के लिए चल दिया। परंतु वहां पहुंचकर उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लालटेन जल रही है और रोमियो और पेरिस मरे पड़े हैं। आगे जाकर जब उसने जूलियट को जागते देखा तो उससे कहा कि तुम जल्दी से इस बनावटी मौत से बाहर निकल आओ। परंतु इतनी देर में बहुत से लोग आ गए, जिसको देखकर डर के मारे लॉरेंस तुरंत वहां से भाग गया। जब जूलियट जागी तो उसने देखा कि उसका प्राण प्यारा रोमियो हाथ में जहर का प्याला लिए मरा पड़ा है, तो वह समझ गई कि उसके प्रियतम ने आज उसके लिए अपनी जान दे दी है। अब जूलियट ने पति के साथ मरने की ठान ली। पहले तो उसने अपने प्याले में जहर को देखा, परंतु वहाँ कुछ भी जहर नहीं बचा था। फिर उसने रोमियो के होठों को चूमा, शायद उनमें से कुछ जहर मिल जाए। जब वहाँ भी आशा पूरी नहीं हुई और जब लोगों की भीड़ निकट आ पहुँची, तो वहाँ पड़ी एक तलवार को लेकर वह अपने पति की लाश पर ही मर गई। इतने में सब लोग वहाँ आ गए, क्योंकि काउंट पेरिस के नौकर ने रोमियो और पेरिस को लड़ते देखकर वहाँ से भागकर नगर में खबर करवा दी थी और लोग रोमियो को पकड़ने आ रहे थे। लोगों ने साधु लॉरेंस को भागते देखकर शक के कारण उसे पकड़ लिया। इस घटना को देखकर वरोना नगर के सभी लोग कापुलेट वंशियों के शवाले में एकत्रित हुए। उनमें नगर का ड्यूक भी था। ड्यूक ने लॉरेंस से पूछा कि तुम इस विषय में क्या जानते हो और तुम क्यों भाग रहे थे। तब साधु लॉरेंस ने बूढ़े मॉर्टिंग और बूढ़े कापुलेट के सामने गुप्त विवाह का सारा हाल सुनाया और कह दिया कि जूलियट रोमियो की पवित्र पत्नी है और रोमियो उसका सच्चा पति है। उसने यह भी कहा कि जूलियट को एक पति के होते हुए दूसरे पति से विवाह करने के दोष से बचाने के लिए उसने उसे औषधि दी थी। रोमियो के आने के बारे में साधु लॉरेंस को पता नहीं था, क्योंकि उसका पत्र किसी कारण से रोमियो के पास नहीं पहुंच सका था। यह हाल पेरिस के नौकर से भी मालूम हो गया, क्योंकि उसने दोनों को देखा था। रोमियो ने भी अपने पत्र में विवाह और उस रात को जहर खाने का लिखा था। इन सब बातों से स्पष्ट हो गया कि लॉरेंस जो कह रहा था वह सब सच था और उसने इनके मरने में कुछ भी सहायता नहीं की थी।
साधु लॉरेंस को छोड़ दिया गया और ड्यूक ने कैपुलेट और मॉर्टेन को समझाया, देखो तुम्हारे आपस की दुश्मनी ने तुम्हारे घरों की रोशनी बुझा दी। ईश्वर तुमको काफ़ी सज़ा दे चुका है। अब इस झगड़े को तुम लोग यहीं समाप्त कर दो। दोनों वंश बहुत पछताए, परंतु रोमियो जूलियट के विवाह ने इन दोनों घरानों में मेल करा दिया। और इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।